नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेज के यूट्यूब परिवार पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास दोस्तों, और मेवाड़ में अपन ने जो कुंभा थे, कुंभा तक का जो अध्ययन था दोस्तों अपन ने कर लिया था। और कुंभा की किस प्रकार से अंतिम समय में जो मृत्यु होती है वो मृत्यु नहीं दोस्तों, हत्या होती है। और हत्या कौन करता है? उसी का पुत्र है उदा। और उदा ने ही क्या किया था दोस्तों, कुंभा को कुंभलगढ़ का जो बादल महल है, बादल महल की दीवार से क्या दिया था, धक्का दे दिया था। और अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है धक्का देने के कारण से। और जब कुंभा जो शासक बनते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब 1468 देखिएगा दोस्तों, उदा शासक बनता है। उदा उदा शासक बनता है, ऐसा कहा जाता है 1468 से 1471 तक का जो शासन किया था वो शासनकाल किसका था? उदा का। जब ये बात पता पड़ती है मेवाड़ की सेना को, और कुंभा को धक्का दिया था इसने, और कहा था उदा क्या कहलाए थे दोस्तों? मेवाड़ का पितृहंतो कहलाए थे। क्या कहलाए थे? मेवाड़ के पितृहंतो। पितृहंतो, ये मेवाड़ के पितृहंतो कहलाए थे, पिता को मारने वाले पितृहंतो। और इनको शासक के रूप में मेवाड़ की सेना ने एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। ऐसी स्थिति में जब ये जंगलों में चले जाते हैं, और जंगलों से फिर से वापस 1471 में 1471 के अगस्त या सितंबर माह में ये क्या करते हैं, कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण करते हैं। अब ये कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण करते हैं दोस्तों, तो जब बारिश का समय था, और बारिश के समय में इनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है। और आकाशीय बिजली गिरने के कारण कुंभा के जो पुत्र हैं उदा की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में इनके जो भाई होते हैं, जिनका नाम है रायमल, और रायमल है जो आगे के शासक बनते हैं दोस्तों। और 1471 से लगाकर 1509 तक का जो शासनकाल है, वो शासनकाल किसका रहता है? इनके भाई रायमल का रहता है। और इनके रायमल जो हैं, उनके 4 पुत्र थे दोस्तों। और 4 पुत्रों में से एक पुत्र जो हैं आगे चलकर एक प्रतापी शासक बनते हैं। और देखते हैं आगे की कहानी मेवाड़ के इतिहास को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों। तो इन्होंने मेवाड़ का पितृहंता कहलाते हैं। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं, इन्होंने क्या किया था? कुंभा को कुंभलगढ़ में बादल महल से धक्का देकर हत्या कर दी थी। जब ये इनकी हत्या हो जाती है कुंभा की दोस्तों, तो आगे चलकर जो इनके भाई होते हैं, उनका भाई का शासनकाल आता है। और इनके भाई का शासनकाल होता है, भाई का नाम है रायमल। क्या नाम है दोस्तों? रायमल। देखिएगा दोस्तों, ये जो रायमल है, रायमल का कार्यकाल होता है वो होता है 1471 से लगाकर 1509 तक का जो शासन होता है, वो शासन किसका होता है? रायमल का होता है। देखिएगा दोस्तों, रायमल का जो विवाह होता है, वो विवाह किसके साथ में होता है? रायमल का विवाह होता है, इनकी जो पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है श्रृंगार देवी। क्या नाम है दोस्तों? श्रृंगार देवी। ये जो श्रृंगार देवी है दोस्तों, इनका विवाह इनके साथ में आवल और बावल की संधि की शर्त के अनुसार होता है। आवल और बावल की संधि किसके बीच में हुई थी दोस्तों? तो आवल और बावल की संधि राव जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। और कुंभा का जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो उदा थे। लेकिन इसके बाद में, उदा की मृत्यु के बाद में, इनका विवाह होता है रायमल के साथ में। और जोधा की जो पुत्री है श्रृंगार देवी, इनके हंसाबाई ने संधि की शर्त रखी थी कि आप आपस में कभी भी लड़ोगे नहीं, आपस में संधि बनोगे। और संधि बना दिए थे इन दोनों को। ऐसे कर कर ये आवल और बावल की संधि के अनुसार इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। आवल बावल की संधि की शर्त के अनुसार, आवल बावल की संधि के अनुसार इनका विवाह हुआ था। अनुसार इनके साथ में क्या हुआ था दोस्तों? इनका विवाह हो जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, रायमल के जो पुत्र होते हैं, पुत्रों की संख्या कितनी है? पुत्र होते हैं 4 पुत्र होते हैं, और एक पुत्री भी होती है इनके, एक पुत्री। देखिएगा दोस्तों, इनके जो 4 पुत्र होते हैं, उनमें सबसे जो बड़ा बेटा होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, वो ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? पुत्र नंबर की बात करें तो
पहले जो पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, क्या नाम है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, इनको ही क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था जय सिंह दोस्तों, क्या नाम था? जय सिंह। इनके जो तीसरे पुत्र होते हैं, तीसरे पुत्र का नाम है जयदेव है। क्या नाम है? जयदेव। दोस्तों बात करते हैं चौथे पुत्र की, तो चौथा पुत्र है सांगा, या फिर इसी सांगा को ही क्या कहते हैं? संग्राम सिंह कहते हैं। इनकी जो पुत्री थी दोस्तों, पुत्री का नाम था आनंदी बाई। आनंदी बाई, क्या नाम था दोस्तों? आनंदी बाई। और आनंदी बाई का जो विवाह होता है, वो विवाह किसके साथ में होता है? ये सिरोही के शासक होते हैं देवड़ा, और जगमाल देवड़ा के साथ में क्या होता है? इनका विवाह होता है। जब जगमाल देवड़ा के साथ में आनंदीबाई का विवाह हो जाता है, तो जगमाल देवड़ा आनंदीबाई के ऊपर क्या करता है? अत्याचार करता है। और इस अत्याचार की वजह से पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, ये इनको क्या करते हैं? समझाने के लिए जाते हैं, सिरोही जाते हैं और अपने बहनोई को समझाते हैं। लेकिन इनका बहनोई है, इनको भोजन में क्या मिला देता है? विष मिला देता है। जब विष मिला देता है भोजन में, तो ऐसी स्थिति में जब पृथ्वीराज सिसोदिया वो खाना खाकर कहाँ आते हैं? कुंभलगढ़ में आते हैं। और कुंभलगढ़ में आते आते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुंभलगढ़ में उड़ना राजकुमार की क्या बनाई गई है? छतरी बनाई गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इनका जो एक उपनाम आता है, उस उपनाम का क्या नाम? उपनाम क्या है? उपनाम है उड़ना राजकुमार। क्या नाम है? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार की उपनाम इनको इसलिए दिया गया है कि इनकी जो तेज धावक हैं, तेज धावक के आधार पर इनको क्या कहा गया है? उड़ना राजकुमार कहा गया है दोस्तों। अब आनंदीबाई का जो विवाह होता है, वो विवाह किसके साथ होता है दोस्तों? मैंने बताया था आपको कि सिरोही के देवड़ा, जगमाल देवड़ा के साथ में, जगमाल देवड़ा के साथ। लेकिन जगमाल देवड़ा क्या करता है? आनंदीबाई के ऊपर अत्याचार करता है। क्या करता है? आनंदीबाई के ऊपर, आनंदीबाई पर अत्याचार करता है। और अत्याचार की सूचना किसको मिलती है? रायमल को मिलती है। और रायमल को जब ये सूचना मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ये पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या करते हैं? जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, ये कहा जाते हैं? जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए जाते हैं। किसको? जगमाल को समझाने के लिए जाते हैं। जगमाल को समझाने के लिए जाते हैं। लेकिन जगमाल समझता नहीं है और इनको क्या करता है? जहर दे देता है दोस्तों। क्या देता है? समझाने जाते हैं, लेकिन जगमाल क्या करता है? भोजन में विष मिला देता है। भोजन में विष मिला देता है। विष मिला देता है, मिला देता है। और पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? कुंभलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ आते आते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आते आते मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? कुंभलगढ़ में छतरी बनी हुई है दोस्तों, और वो छतरी है उड़ना राजकुमार के नाम से है। जहां पर महाराणा सांगा, सॉरी, महाराणा कुंभा की जो छतरी बनी हुई है मामादेव कुंड के पास में, उसी के पास में पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है दोस्तों। बात करते हैं कि पृथ्वीराज की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था दोस्तों? ताराबाई। और ये ताराबाई हैं जो आपके अजमेर दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में रूठ कर बैठ जाती है। रूठ कर बैठ जाती है, रूठ कर बैठ जाती हैं। तो ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज क्या करते हैं? तारागढ़ नाम एक परकोटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परकोटा। परकोटा। और परकोटा बनाते हैं तो दोस्तों देखिएगा, परकोटा बनाने के कारण इसका जो नाम है वो तारागढ़ पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तारागढ़ पड़ जाता है। हाँ, परकोटा बनाने से, परकोटा बनाने पर दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। तारागढ़ रखा गया। दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखिएगा
और ये रानी जो है ताराबाई है, इनको रूठी रानी भी कहा गया। क्या कहा गया था? रूठी रानी, रूठी रानी, इनको रूठी रानी कहा गया था। यहीं पर दोस्तों बात की जाए तो पृथ्वीराज की छत्री हैं, पृथ्वीराज की छत्री, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ और सिसोदिया दोनों में अंतर रखिएगा आप लोग, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही से पूछा जाता है और ये जो कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है यही आपको पीछे ले जाता है। तो ध्यान में रखिए पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री। और ये छत्री कहां पर है दोस्तों? तो छत्री है कुंभलगढ़ में। कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ में छत्री है। देखिएगा दोस्तों, जब बात करते हैं कि इनके जो रायमल के जो पुत्र थे, इन पुत्रों में सब प्रथम तो लड़ाई होती है दोस्तों, और वो लड़ाई किस कारण से होती है इसकी भी बात करते हैं अपन दोस्तों। जब बात आती है कि रायमल हैं, वो जीते जी किसी भी को भी अपना शासक घोषित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये देखते थे, ये देखा गया था अक्सर कि आपस में अनबन रहती थी इन चारों की। चार पुत्र थे, अब किसको शासक बनाए, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक साधु के पास में जाते हैं और अपना हाथ बताते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। जब पृथ्वीराज सिसोदिया अपना हाथ बताते हैं तो साधु कहता है कि आपकी जीवन रेखा में कहीं पर भी राजयोग नहीं लिखा हुआ है, और जय सिंह के भी नहीं लिखा था, जयदेव के भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ये अयोग्य शासक थे, दोनों अयोग्य राजा थे, इसलिए इनको शासक नहीं बनाया गया था। जब सांगा जो सबसे छोटा पुत्र है और छोटे पुत्र का हाथ देखता है साधु और बताता है कि इनकी जी जीवन रेखा है उसमें क्या है दोस्तों, आपका राजयोग लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज सिसोदिया को वहां पर क्रोध आ जाता है और गुस्सा कर कर वो तलवार निकाल लेते हैं और एक पत्थर फेंकते हैं। किसके ऊपर? अपने छोटे भाई के ऊपर। और छोटे भाई की आंख पर वो पत्थर लगने से क्या होता है, इस सांगा की क्या होती है, वहां पर एक आंख फूट जाती है। और जब आंख फूट जाती है तो सांगा डरते हैं, किससे? पृथ्वीराज सिसोदिया से डरते हैं, और डर के मारे ये कहां पर चले जाते हैं? अजमेर के जंगलों में चले जाते हैं। और अजमेर के जंगलों में जाते हैं तो यहाँ पर इनको शरण देता है, उस व्यक्ति का नाम था करमचंद पवार। और करमचंद जो पवार हैं उन्होंने इनका संरक्षण किया था और इनको रखा था, शरण दी थी। जब पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है तो वापस साथ में कौन आता है? सांगा के साथ में करमचंद पवार आता है और सांगा को क्या बनाते हैं? यहाँ पर शासक बनाते हैं। और जो इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं? सांगा बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे और 80 घाव में से जो पहला घाव है वो उनके भाई के द्वारा ही दिया गया था, उनकी एक आंख फोड़ दी गई थी, प्रथम घाव। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े थे सांगा ने, लेकिन खातौली का जब युद्ध लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध लड़ते लड़ते उनके एक हाथ कट जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सांगा जो है, सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। और यह सब चीजें देखकर कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या एक उपाधि दी थी, एक सैनिक भगन अंश की जो उपाधि मिलती है इनको, ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी जाती है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकारों में सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं और इन्होंने इनको एक उपाधि दी थी। एक उपाधि दी थी, हिंदू पद की उपाधि दी थी दोस्तों राणा सांगा को, और राणा सांगा को हिंदू उपाधि दी थी वो इतिहासकारों ने दी थी, दूसरे इतिहासकारों ने। जो राजस्थान के इतिहासकार आते हैं उन्होंने इनको क्या दी थी? हिंदू पद की उपाधि दी थी। और हिंदू पद की उपाधि का अर्थ यह है दोस्तों कि सभी हिंदू शासकों को एकत्रित करके एक युद्ध लड़ा जाता है आगे, और उस युद्ध का नाम होता है खानवा का युद्ध। 1527 में भरतपुर के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है, बाबर और सांगा के बीच में लड़ा जाता है, और बड़ा निर्णायक युद्ध होता है जिसमें सांगा की हार हो जाती है कुछ कारणों के कारण, वो भी अपन आगे देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जब 1509 तक का जो शासन किया था, 1509 तक का शासन किसने किया था? रायमल ने किया था। जब 1509 से 1528 तक का जो शासन काल आता है वो राणा सांगा का आता है। दोस्तों जो सांगा है, सांगा को किस नाम से जानते हैं? संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संग्राम सिंह के नाम से। ये सांगा है और संग्राम सिंह है, दोनों एक ही व्यक्ति है दोस्तों। इनका जो शासन काल है वो 1509 क्या है दोस्तों, 1509 से 1528 तक इनका जो शासन काल है वो छोटा शासन काल था, लेकिन उन्होंने युद्ध बहुत बड़े बड़े लड़े थे। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ के कुछ ऐसे शासक हैं जिनको राजस्थान की हिस्ट्री में ही नहीं, भारत की हिस्ट्री में ही नहीं, विश्व का जो इतिहास है उस विश्व के इतिहास में भी इनको पढ़ा जाता है दोस्तों।
तो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवमयपूर्ण बात है ये कि राजस्थान के शासकों को भारत की हिस्ट्री में नहीं विश्व के इतिहास में भी गिना चुना जाता है। कुछ शासक है जैसे महाराणा प्रताप है, सांगा है, इनको भारतीय इतिहास में भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सांगा जो है, सांगा का जो पिता है, पिता का नाम क्या है दोस्तों, बेसिक जानकारी देख लेते हैं। पिताजी है उनके रायमल है दोस्तों। कभी अगर ऐसा पूछ ले तो रायमल इनके पिता है। इनकी माता है जिसका नाम है श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी दोस्तों अपन ने बात की थी अवल बावल संधि के तौर पर, उसकी शर्त के अनुसार रायमल के साथ में क्या होता है, इनका विवाह होता है। देखिएगा दोस्तों सांगा है, सांगा जब चित्तौड़गढ़ सॉरी अपने जो मेवाड़ में जब आते हैं सांगा, तो सांगा के साथ में इनका संरक्षक आता है अजमेर से। और अजमेर जाते क्यों हैं ये? अजमेर के जंगलों में जाते हैं। अजमेर के जंगलों में किस कारण से जाते हैं? पृथ्वीराज के डर के मारे जाते हैं। अजमेर के जंगलों में पृथ्वीराज के डर के कारण चले जाते हैं। डर के कारण चले जाते हैं और इनको शरण मिलती है। इनको शरण कौन देता है? शरण देने वाला व्यक्ति है करमचंद पवार। ये करमचंद जो पवार हैं ये वापस मेवाड़ आते हैं और इनको शासक बनाते हैं। मेवाड़ लाकर शासक बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों सांगा जो है वो कोई छोटा मोटा शासक नहीं था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है सांगा के लिए कि सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने उपाधि दी थी दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें उपाधि कौन सी दी थी? वो उपाधि दी थी एक सैनिक भगन अंश की। एक सैनिक भगन अंश कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सांगा को सैनिक भगन अंश की उपाधि किसने दी थी? तो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। इतिहासकारों ने इनको क्या कहा था? इतिहासकारों ने देखिएगा दोस्तों इतिहासकारों ने हिंदू पथ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? हिंदू पथ की उपाधि। हिंदू पथ की उपाधि किसने दी थी? तो इतिहासकारों ने दी थी दोस्तों। आगे की बात करते हैं दोस्तों कि राणा सांगा जो है, संग्राम सिंह ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और कैसे कैसे सैनिक अभियान लेके गए थे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि सबसे जो पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने, देखिएगा सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी इन्होंने। देखिएगा एक तो है मालवा विजय, दूसरा है आपका गुजरात विजय। ये दोनों विजय इन्होंने पहले प्राप्त की थी। उसके बाद में जो इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी के साथ में इन्होंने दो युद्ध लड़े थे दोस्तों। एक तो लड़ा था आपका खातौली का युद्ध लड़ा था दोस्तों 1517 में लड़ा था। एक दूसरा युद्ध लड़ा था बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी का युद्ध लड़ा था 1518 में। एक जो ये दोनों यहाँ के जो शासक थे इन्होंने संयुक्त आक्रमण किया था 1519 में। और एक युद्ध हो जाता है गागरोन का जो युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों 1519 में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1519 में लड़ा जाता है दोस्तों। ऐसे कर बहुत सारे युद्ध लड़े थे। इसके बाद में जो अगला युद्ध लड़ते हैं ये बाबर के साथ में लड़ते हैं। किसके साथ में? बाबर के साथ युद्ध। दोस्तों बाबर के साथ में जो युद्ध लड़ गए थे, पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने, देखिएगा यहां लिख देता हूं मैं, पहला युद्ध लड़ा था बयाना का युद्ध। दूसरा लड़ा था खानवा का युद्ध। सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था राजस्थान में इनके समय में, वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ऐसे कर
बाबर के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में बहुत सारे युद्ध लड़े थे इन्होंने। और 1517 में एक आपका युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है खतौली का युद्ध। 18 में बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। और देखिएगा मालवा विजय, गुजरात विजय, ये जो मालवा विजय है, मालवा विजय में मुजफ्फरदीन मोहम्मद मुजफ्फर शाह, गुजरात का था मुजफ्फर शाह और मालवा का था आपका मोहम्मद खिलजी सेकंड, मोहम्मद खिलजी खिलजी सेकंड। और यहाँ का जो शासक था वो मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह, ये दोनों शासक थे। तो ये इतने सारे ये युद्ध लड़े थे इनके जीवन में। और 1527 में इनके घायल हो जाते हैं और इनका जो इलाज करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? मारवाड़ के जो राजकुमार थे उस समय, मालदेव। और मालदेव इनको लेके आते हैं बसपा दोसा और इलाज करवाते हैं वहां पर। और फिर बाद में ये रणथंभौर छोड़ देते हैं और मालदेव चले जाते हैं। उसके बाद में इनके साथ में जो सैनिक थे उन सैनिकों ने इनको जहर दे दिया था रास्ते में और इनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में मिलता है दोस्तों। आगे की बात करते हैं तो सबसे पहला जो निर्णायक युद्ध आता है दोस्तों वो आता है आपका गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। देखिएगा दोस्तों, गागरोन का जो युद्ध है वो युद्ध कब लड़ा गया था? 1519 में लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें भी विजय कौन होता है? सांगा विजय होते हैं, सांगा विजय हो जाता है इसमें। और इसके बाद में इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध लड़े जाते हैं। तो सबसे पहला जो इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध लड़ा था वो था आपका खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। दोस्तों खातौली जो है, खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा जाता है। ये खातौली है कहां पर? तो खातौली दोस्तों देखिएगा पहले बूंदी में था। किस जिले में था? बूंदी जिले में। लेकिन वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में यह कहां पर है? ये कोटा में है। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। ये युद्ध लड़ा गया था सांगा वर्सेस, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। दूसरा जो युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों वो भी इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा जाता है, दूसरे वर्ष लड़ा जाता है। ये होता है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों 1518 में लड़ा जाता है। और 1518 में ये युद्ध लड़ा कहां पर जाता है? तो ये युद्ध धौलपुर में लड़ा जाता है। बाड़ी कहां पर पड़ता है दोस्तों? धौलपुर में पड़ता है। और ये भी किसके साथ में लड़ा था? सांगा, और सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इन दोनों युद्धों में दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और ये इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर सांगा की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है। दोनों युद्धों में सांगा जीत होती है और सांगा की जीत को देखकर बाबर अति खुश हुआ और बाबर ने देखा था कि अगर मैं सांगा को अपने साथ मिला लूं तो मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। और यहीं से क्या होती है? मुगलों का आगमन होता है। जब पानीपत का जो युद्ध होता है दोस्तों 1526 में होता है। 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो उसमें मुगलों का आगमन हो जाता है। और इस प्रकार से मुगलों का जो पहला शासक आता है, प्रथम शासक है वो कौन है? बाबर होता है दोस्तों। और बाबर ने एक नाम चलाया था बादशाही, हिंदुस्तान में बादशाह का पद, एक बादशाह शब्द जोड़ा था साथ में तो हिंदुस्तान का बादशाह लगने लगा था। इसके बाद में दोस्तों इसने दोनों युद्ध करवा दिए हैं अपन ने, बाड़ी और खातौली। बाड़ी और खातौली के बाद में दोस्तों देखिएगा अपने युद्ध आते हैं दोनों। एक तो गागरोन का युद्ध भी अपन ने करवा दिया है। अब आते हैं दोस्तों बाबर के साथ में युद्ध। और बाबर के साथ में जो राणा सांगा के साथ में जो युद्ध लड़े गए थे वो युद्धों में देखिएगा बयाना युद्ध और खानवा युद्ध इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन कि अगला जो युद्ध आता है खानवा का युद्ध से पहले आता है छोटा सा युद्ध लड़ा जाता है बयाना, बयाना। देखिएगा दोस्तों बयाना पड़ता कहां पर है? तो बयाना भरतपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और भरतपुर में युद्ध लड़ा गया था 1527 को लड़ा गया था। और 1527 को ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर वर्सेस सांगा। ये युद्ध होने का एक कारण है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा कारण मैं इस साइड में दिखाता हूं आप लोगों को कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था।
किसका युद्ध हुआ था? पानीपत। पानीपत का युद्ध 1526 में। और ये युद्ध लड़ा किसके बीच में था? ये लड़ा था एक तो बाबर है और दूसरी तरफ कौन है आपका? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। देखिएगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है, बाबर जीत जाता है। और यहीं से 1526-1527 से माना जाता है कि भारत में मुगलों का आगमन हुआ था। ऐसी स्थिति में इस युद्ध में राणा सांगा को न्योता भेजा था किसने? बाबर ने भेजा था कि आप मेरा इस युद्ध में सहयोग करेंगे तो मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनकर मैं मेवाड़ की बहुत ही सहायता करूंगा और मेवाड़ के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन महाराणा सांगा थे, उन्होंने कहा था कि मैं जब हिंदुस्तान के पहले ही बादशाह, जो पहले से जो शासक है हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा है, दिल्ली के जो गद्दी पर बैठा है, मैं उससे पहले ही नहीं डर रहा हूं, वो मेरे से पहले ही दो युद्धों में हार चुका है, तो मेरे को आपका साथ देने की क्या जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में जब बाबर है वो दिल्ली का बादशाह बनता है और ये बात किसको चुप जाती है? बाबर को चुप जाती है। और बाबर फिर क्या करता है कि सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। तो सांगा के ऊपर आक्रमण करने के कारण ये बयाना का युद्ध होता है पहले, जिसमें सांगा बाबर से विजयी हो जाता है और फिर बाद में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें सांगा हार जाता है और बाबर यहाँ पर विजयी हो जाता है। दोस्तों, तो बात करते हैं कि यहीं पर पानीपत के युद्ध से क्या होता है कि मुगलों का आगमन होता है। और बाबर जो है दोस्तों, वो बाबर क्या है? मुगलों का प्रथम बादशाह, हिंदुस्तान में प्रथम बादशाह, हिंदुस्तान में दिल्ली का प्रथम मुगल बादशाह कौन बनता है? बाबर बनता है। दोस्तों, इस प्रकार से बयाना युद्ध लड़ा जाता है किसके कारण से? इस पानीपत के युद्ध के कारण से। इसके बाद में अगली बात करें दोस्तों, तो अगली बात है अपनी खानवा का युद्ध। खानवा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा जाता है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है मार्च में। और मार्च में भी अगर बात की जाए तो लगभग 7 मार्च 1527 को। देखिएगा, और ये युद्ध लड़ा किस किस के बीच में जाता है? ये युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, एक तरफ तो है अपने सांगा और साथ में कौन है? बाबर। और सांगा कहां पर पड़ता है? सॉरी, खानवा कहां पर पड़ता है? तो भरतपुर में पड़ता है। किस जिले में है? भरतपुर में है। खानवा का एक बहुत बड़ा मैदान है। ऐसे मैदान देखे जाते थे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना था क्योंकि वहां पर जीव कम थे, वहां पर पेड़ पौधे कम थे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर महाभारत का युद्ध करवाया था। उसी प्रकार के युद्ध भी देख के लड़े जाते थे। और ऐसी स्थिति में देखिएगा दोस्तों, बाबर ने जब पहले हार का कारण स्वीकार किया था तो इसने कहा था कि मैं इस बार पहले वाली गलती कभी नहीं करूंगा। तो इसने एक तो सबसे पहला काम किया था, जितने भी मुस्लिम सैनिक थे उन सभी को अपनी ओर कैसे मिलाया जाए, और अपनी ओर कैसे मिलाया जाए, ऐसी स्थिति में इसने एक कर हटा दिया। सभी मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाने वाला जो कर था, उस कर का नाम था तमगा कर, और तमगा कर को इसने हटा दिया और जिहाद की उपाधि दी थी इस युद्ध को। और जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। और इसने कहा था, बाबर ने कहा था कि अगर मैं ये युद्ध अगर जीतते हैं तो ये धर्म की जीत होगी, और अगर ये युद्ध हारते हैं तो यहाँ पर धर्म की हार होगी। ऐसी स्थिति में सभी सैनिकों को अपनी ओर करके बाबर ने ये दो काम किए थे और दोनों काम इसके सक्सेसफुल रहे थे। तो सबसे पहला काम किया था इसने, धर्म युद्ध की उपाधि दी थी, धर्म युद्ध, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? जिहाद। जिहाद का नारा दिया। दूसरा काम क्या था इसने? मुस्लिमों पर लगने वाला तमगा कर हटा दिया। तो सारे सैनिक हैं वो बाबर की ओर हो गए थे, मुस्लिम सैनिक थे वो सारे के सारे। देखिएगा दोस्तों, इनके बीच में आगे की बात करते हैं
तो सांगा है, सांगा ने भी एक काम किया था, सांगा ने एक काम किया था, पाती परवन की प्रथा चलाई। पाती परवन, पाती परवन की प्रथा, पाती परवन की प्रथा चलाई। देखिएगा दोस्तों, पाती पर्वन का अर्थ होता है कि पाती पर्वन का मतलब है कि जितने भी पाती का मतलब होता है न्योता, और न्योता दिया था सभी को कि आप लोग सभी हैं इस युद्ध में मेरा साथ देंगे। और ये जो पाती पर्वन है, पाती पर्वन की प्रथा का अर्थ था कि ये एक एक राजा को न्योता देना और न्योता देकर अपनी ओर करना। ठीक है, तो इससे बहुत सारे राजा थे वो सांगा के साथ में खड़े रहे थे दोस्तों। और सांगा के साथ में जब खड़े रहे थे तो देखिएगा कौन कौन इनके साथ में आया था वो भी देखते हैं दोस्तों। देखिएगा कि मेड़ता से कौन आया था, मेड़ता से रतन सिंह आए थे, मेड़ता से रतन सिंह, जो क्या हुए थे, शहीद हुए थे इसमें। दूसरे आए थे दोस्तों जोधपुर के राजकुमार, जोधपुर से मालदेव, मालदेव आए। और साथ दिया था पाती पर्वन की वजह से गजनेर के शासक, और साथ दिया था बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा के शासक। ऐसे करके बहुत सारे शासक आए थे और ये शहीद हुए थे दोस्तों, ये दोनों भी शहीद हुए थे। बचे थे वो कौन बचे थे, जोधपुर के मालदेव बचे थे। और जोधपुर के मालदेव ही इनको सांगा को कहां लेकर आते हैं, फिर से वापस रणथंभौर लेकर आते हैं। और रणथंभौर लाते समय इन्होंने बीच रास्ते में इनका क्या करवाया था, बसवा दोसा में इनका इलाज करवाया था दोस्तों। और ऐसी स्थिति में देखें दोस्तों तो खानवा का जो युद्ध है बड़ा निर्णायक है दोस्तों। खानवा का युद्ध 7 मार्च, देखिएगा दोस्तों 7 मार्च नहीं, यहाँ पर 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च 1527। और एक और देखा जाए तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो नदी पूछ ली जाए तो नदी गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, नदी के तट पर। ठीक है, ऐसी ऐसी घटना हुई थी। और सांगा के साथ में देखिएगा कि आगे चलकर क्या होता है, युद्ध किस प्रकार से होता है। देखिएगा एक साइड में तो है सांगा, एक साइड में है आपका बाबर, ये है सांगा और ये है बाबर। देखिएगा बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग भी किया था, तोप खाने का प्रयोग, तमगा कर हटाया, जिहाद का नारा दिया, तोप खाने का प्रयोग किया। और राणा सांगा जो थे उनका जो आगे आगे एक तो सैनिक था वो चल रहा था, बीच में सेना थी और सेना के पीछे कौन थे, सांगा थे दोस्तों। कौन थे, सांगा थे। यहाँ पर कौन थे, सांगा थे। और फिर वापस पीछे कौन थी, सेना थी दोस्तों। इस प्रकार से लेकिन बाबर ने सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया था, क्योंकि आगे आगे क्या रखी थी, तोपे रखी थी इसने। ठीक है, और तोपे रखी थी और पीछे कौन थी, सेना थी। और पीछे सेना के पीछे कौन था, बाबर स्वयं था। ऐसी स्थिति में देखिएगा दोस्तों, जब यहाँ खानवा के मैदान से जब सांगा घायल अवस्था में हो जाते हैं तो इनको कौन लेके जाता है, यहाँ से खानवा के मैदान से मालदेव लेके जाते हैं। और मालदेव जब इनको रणथंभौर ले जा रहे होते हैं तो खानवा के बीच रास्ते में दोसा पड़ता है। और दोसा में एक स्थान है जिसका नाम है बसवा। और बसवा दोसा में इनका क्या करवाया जाता है, इलाज करवाया जाता है। बसवा दोसा में ही सांगा का क्या है, चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। और मांडलगढ़ में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है दोस्तों। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे की बात करें तो खानवा से, खानवा से रणथंभौर आए, रणथंभौर लाए सांगा को, सांगा को।
और कौन लेकर आए थे? तो मालदेव लाए थे, मालदेव। और जब मालदेव इनको लेके आते हैं, देखिएगा, मान लीजिएगा आपका ये खानवा है, और खानवा से कहां जा रहे हैं? रणथंबोर जा रहे हैं। रणथंबोर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रणथंबोर इनका ससुराल था, और रणथंबोर की जो रानी थी वो राजकुमारी थी यहाँ की, उसका नाम था कर्मावती। देखिएगा, कर्मावती है, उसी को क्या कहते हैं? हाड़ी रानी कहते हैं। हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी। और हाड़ी रानी से ही दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। पहला जो ज्येष्ठ पुत्र था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। और दूसरा पुत्र था जिसका नाम था उदय सिंह। देखिएगा दोस्तों, यहां पर खानवा से जब ये राणा सांगा आते हैं तो बीच में क्या पड़ता है? दौसा। और दौसा में भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बसवा दौसा, बसवा दौसा। और बसवा दौसा जो है, उस बसवा दौसा में यहां पर क्या करवाया था? राणा सांगा का इलाज करवाया था। राणा सांगा का इलाज करवाया था, इलाज करवाया। और ये कहां पर आते हैं? रणथंबोर आते हैं। और रणथंबोर से वापस कहां जाते हैं? वापस मेवाड़ आ रहे होते हैं, तो बीच में एक स्थान पड़ता है जहां पर है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, बसवा दौसा में इनका क्या है? चबूतरा है, चबूतरा। बसवा दौसा में इनका क्या है? चबूतरा है। और मांडलगढ़ में इनकी क्या है? छतरी है, छतरी। किसकी छतरी है? सांगा की छतरी है, सांगा की छतरी है दोस्तों, मांडलगढ़ में। तो इस प्रकार से सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब सांगा की मृत्यु होने के बाद में देखिएगा, एक तो रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती, एक दूसरी रानी थी जिससे दो पुत्र प्राप्त हुए थे। एक का नाम था रतन सिंह, दूसरे का नाम था भोजराज। भोजराज की जो शादी हुई थी वो रतन सिंह, मेड़ता वाले जो रतन सिंह जी हैं उनकी पुत्री थी मीराबाई। और मीराबाई का विवाह हुआ था किसके साथ में? अपने मेवाड़ के शासक भोजराज के साथ में हुआ था। और भोजराज की खातौली युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु, घायल हो जाते हैं। मृत्यु उनकी 1523 में होती है, ठीक है दोस्तों। और 1498 के समथिंग समथिंग मीराबाई जो उनका जन्म हुआ था, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है दोस्तों। तो बात करते हैं आगे की कि आगे और क्या हुआ था। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं? विक्रमादित्य बनते हैं, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य शासक बनते हैं इस सांगा के बाद में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इनके ज्येष्ठ पुत्र जो रह जाते हैं वो कौन रहते हैं? विक्रमादित्य रहते हैं। तो इस क्लास में अपन सभी लोग केवल सांगा तक ही अध्ययन करेंगे। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, उस नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी बात करेंगे? विक्रमादित्य और उदय सिंह की बात करेंगे। फिर उदय सिंह से जो उदय सिंह के जो पुत्र होंगे, महाराणा प्रताप जन्म होंगे। महाराणा प्रताप को भी अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इस क्लास में सांगा तक का अध्ययन करेंगे अपन। और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी जो कहानी थी। और इतिहास को कहानी के तौर पे समझना चाहिए। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।